इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और ये खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश जिन्हें हमने माजी में कहा कि ये 2% के लोग हैं। रेहान 45 मिनट्स का वक्त दिया गया था फौज की जानिब से हसीना वाजिद को और कि वो चली जाएं, मुल्क छोड़ दें, तो हसीना वाजिद जो है वो फौजी हेलीकॉप्टर में भारत रवाना हुई हैं। जहाज है, हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर उसे हसीना वाजिद को लेकर जा रहे हैं और वो मोदी की छतर छाया में जाकर बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाएगी। आज ही का दिन था 2019 में, इसमें जब हम देखते हैं कि कश्मीरियों का हक मारा गया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को रिमूव करते हुए 5 साल हो गए हैं भारतीय हुकूमत के कश्मीरियों के हकूक को मुकम्मल जब्त कर लेने के बराबर इक़दामात को अब हिंदुस्तान को होश के नाखून लेने पड़ेंगे कि उसको अच्छी तरह इल्म है कि पाकिस्तान की तरफ वो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। पाकिस्तान सफारती तौर पर हर वो कदम उठाएगा जो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जरूरी होगा। जो भी इग्नोर कर ले कश्मीरियों को, मगर ये कश्मीर एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट है, रीजन का फ्लैश पॉइंट नहीं है, ग्लोबल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और दिन ब दिन हालात जो हैं बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। ये ना हो कि दुनिया जो है हाथ मलती रह जाए और यहाँ पे एक न्यूक्लियर गॉड फॉरबिड एक्सचेंज हो जाए। जिस तरह पाकिस्तान आवाज उठाता है, इस रीजन से कोई और आवाज नहीं उठाता, तो इट मीन्स के उनको कोई इससे मसला नहीं है। 10 लाख हिंदुस्तान की आर्मी के साथ इन 5 सालों के अंदर 50 लाख इंडियंस को वहाँ पे सेटल किया जा रहा है बहुत तेजी के साथ, और इन 5 सालों में हाउसिंग सोसाइटीज कंस्ट्रक्ट की गई हैं और अब 50 लाख हिंदुस्तानी पब्लिक वहाँ पर आ गई है। हम कब तक ये मुकाबला करेंगे या दुनिया कब हमारी आवाज सुनेगी? क्या आप समझते हैं कि ये जो रेवोकेशन की गई है आर्टिकल 370 की, अगर आज राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो इसको यकायक रिवोक कर दिया जाएगा, इसको पलट दिया जाएगा? बहुत बड़ी न्यूज़ है जी। देख लें कि बांग्लादेश के किस तरह हालात चल गए हैं। हालांकि वहाँ पे एक वो उनके घर के राज था, हसीना वाजिद के घर के राज था कि जी जिन्होंने बांग्लादेश बनाया उनको ही सब कुछ हमने नवाजना है। दूसरे अवाम जिसमें टैलेंट हो, जो अपनी ग्रेजुएशन करके पढ़ लिख के उस लायक बनते हैं कि उनकी जगह बने, उस पर तो वो कहते हैं जी नहीं जी, सबसे पहले उनको हमने फोकस देना है जिन्होंने बांग्लादेश बनाया है। ये इनकी जो ना सोच, ये वही है 1947-48 वाली। ये अब सोच को बदलना पड़ेगा, हर मुल्क को बदलना पड़ेगा, हर मुल्क की सोच को, हर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि जो एसपी का बेटा भी एसपी लगे या फौजी का बेटा फौजी लगे, ये नहीं। जिसमें टैलेंट होगा वही काम करेगा। देख ले ये जो हसीना वाजिद है, इसने बांग्लादेशियों के टैलेंट को नहीं देखा, अपने वाम के टैलेंट को नहीं देखा, उनको उनका हक नहीं दिया सही मायनों में। आज देख लो उनके किस तरह के हालात हो गए हैं कि वो पनाह लेने के पे मजबूर हो गई है, पनाह लेने पे मजबूर हो गई है, दर बदर भटक रही है वो। ठीक है जी, इस तरह की कुछ वीडियो है, बाकी बातें होंगी कश्मीर पे भी, तो हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। एक आखिरी सवाल कश्मीर के हवाले से, फिर दूसरी स्टोरी की तरफ भी क्विकली आना चाहूँगी। मुझे बताइए कि आज अगर कांग्रेस पावर में आ जाती है और जो उनका इमेज मोदी साहब ने क्रिएट किया है कि दे आर वेरी प्रो मुस्लिम्स और प्रो कश्मीर, क्या आप समझते हैं कि ये जो रेवोकेशन की गई है आर्टिकल 370 की, अगर आज राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो इसको यकायक रिवोक कर दिया जाएगा, इसको पलट दिया जाएगा? नहीं लगता कि ऐसा हो सके, क्योंकि उनके ऊपर काफी प्रेशर आ जाएगा, काफी आबादी का, क्योंकि काफी बरस से इस पर काम किया गया था। यस, ये हो सकता है क्योंकि उनकी इस जो हटदर्मी की थी उसके लिहाज से नहीं आ जाएगी कांग्रेस के। लेकिन ये बताएं कि जिस तरह कश्मीरियों के हकूक सल्ब किए गए और उस पर दुनिया, हमने देखा है कि कल भी खामोश थी और आज भी खामोश है, तो कश्मीरी इस रवैये से मायूस तो डेफिनेटली होंगे। क्या फील करते हैं, क्या सेंटिमेंट्स हैं? लेकिन मायूसी तो फिर वो हमारा जो ईमान है मतलब वही वीक हो जाता है। मायूसी कुफर है, यही तो स्पिरिट है, यही तो डिटर्मिनेशन है, यही तो विल पावर है कश्मीरियों की, जो आज तक इन 77 इयर्स के अंदर एक मौजज़ा अल्लाह ताला के कि उनकी स्पिरिट को नहीं वो तोड़ सका। इंडिया 10 लाख फौज को सामने एक निहत्ती कौम 77 ईयर्स से मुकाबला कर रही है और अब 50 लाख इंडियन पब्लिक आ गई है। और अगर वहाँ पे हालात नॉर्मल होते और हम लोग मायूस होते दुनिया से और दुनिया के ही इशारों के ऊपर या उनके सपोर्ट पर ही हम तहरीक को चला रहे होते, तो ये तो कब की दफन हो गई होती, क्योंकि दुनिया का एजेंडा ईस्ट मोर पे, साउथ सुडान पे बिल्कुल फ़र्क है और मुसलमानों के लिए बिल्कुल फ़र्क है। और फिर ऊपर से इंडिया जिस तरह ग्लोबली फैलता जा रहा है, इसका नेटवर्क और जिस तरह का इनका एक बिजनेस टाइज हैं बहुत से ममालिक के साथ,
تو دنیا نے وہ نہیں دیکھا. مگر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی دنیا کو کہ بے شک جو بھی اگنور کر لے کشمیریوں کو, مگر یہ کشمیر ایک گلوبل فلیش پوائنٹ ہے, ریجن کا فلیش پوائنٹ نہیں ہے, گلوبل نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. اور دن بدن حالات جو ہیں بہت بگڑتے جا رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ دنیا جو ہے ہاتھ ملتی رہ جائے اور یہاں پہ ایک نیوکلیئر گاڈ فوربڈ ایکسچینج ہو جائے, کیونکہ اس کے چانسز بہت ہائی ہیں. کیونکہ ایک ریڈیکل مائنڈ سیٹ کی, ایک فیشسٹ جو ہے جو رجیم آر ایس ایس کی ان پاور ہے, اور یہ ایک ریڈیکلائزڈ انڈین آرمی ہے, اور ان کے پاس اسکیپزم کا, کیونکہ اب تو مودی ویسے بھی ان پاپولر ہو رہا ہے, تو وہ وار کے اسٹنٹس کو جو ہے وہ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا کہ اس کو ہندوتوا کا ووٹ جو ہے وہ بڑھے. میں تھوڑا سا کمپیریزن کرنا چاہوں گا کہ اب اسرائیل کوئی بڑی منڈی بھی اس اعتبار سے نہیں ہے. ہاں دفاعی ساز و سامان کے حوالے سے ہو سکتی ہے کہ کچھ ملکوں کو شاید وہ بھی پرووائڈ کرتا ہو, امریکہ سے لے کے, یا اپنا بھی سیلف سفیشینٹ بھی ہو, لیکن اس سے ہٹ کے اس کی جو خطے میں حیثیت ہے, بہت سے ملک اس کو پسند نہیں کرتے لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. غزہ میں جو صورتحال رہی, ابھی اسماعیل ہانیہ کا جو سچویشن رہی, یا ویسے جو اس کا پڑوسی ملکوں میں کردار رہا ہے, لیکن اور جس طریقے سے وہاں پر 90,000 سے زائد افراد کی جان لے چکا ہے, یہ رپورٹڈ نمبر ہے, ویسے نمبر لاکھوں میں ہو سکتا ہے, سب جانتے ہیں لیکن کوئی آواز نہیں کھڑی کرتا. تو بھارت کو بھی تو اس سے شے ہی ملتی ہوگی نا, کہ بھارت تو ایک بڑی منڈی بھی ہے, تجارت بھی ہو رہی ہے, چین تک سے تجارت اربوں ڈالرز میں ہو رہی ہے, تو پھر ایسے میں کون اس کے خلاف آواز بلند کرے گا؟ یہ آپ کا استدلال بالکل درست ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ درجہ عتم موجود ہے, جی ہر دم کھڑا ہے, اور یہ اسی کی شے ہے. اور کسی حد تک ہندوستان میں بھی یہی ہوا کہ یہاں پہ جب امریکہ نے چین کے ساتھ اپنا مسابقہ شروع کیا تو ان کا خیال تھا کہ ہندوستان چین کے خلاف مسابقے کے لیے بہتر ایک کاؤنٹر ویٹ انگریزی میں کہتے ہیں وہ ثابت ہوگا. چنانچہ انہوں نے ہندوستان کے اوپر اقتصادی امداد کی بھی اور سب سے بڑھ کے ملٹری امداد کی ایک نوازشیں شروع کر دی, جس کی وجہ سے ہندوستان اب یہ شے پا گیا کہ وہ بلکہ پورے خطے میں اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ ریجنل پولیس مین یعنی ہیجمون کے طور پر دیکھتا ہے, وہ اپنے آپ کو یہاں پہ سوورینٹی رائٹس اپنے اسرٹ کر رہا ہے. تو اسی میں اس نے یہ بھی سوچا کہ سرکار نے کہ کشمیر میں بھی اس طرح کا ہاتھ کرنے کا موقع آ گیا. لیکن اس کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بین الاقوامی برادری سے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم آشکار کریں ہندوستان کے تمام, لیکن کشمیر کے اندر جو اپنی قیادت ہے اس کو کیا متحد ہونا چاہیے. دیکھیں وہ جو بھارت نواز کشمیری تھے, انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ بھارت کا اصلی چہرہ کیا ہے. وہ بہت عرصہ کہتے رہے کہ نہیں, انہوں نے تو ہمیں خصوصی حیثیت دے رکھی ہے 1953 سے, اور ہم اپنا علیحدہ ایک گانا حیثیت ہے, لیکن اب تو ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس کو بہت بڑی بھاری تعداد میں کشمیری الیکشن میں نکلے یہ ثابت کرنے کے لیے. لو جی ویڈیو دیکھیے, ویڈیو واقعی یار بڑی یقین مانے دنیا کے حالات کس طرف جا رہے ہیں, اس چیز کا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہم لوگ. ٹھیک ہے جی, آپ دیکھ لیں ہر بندے کا, ہر ملک کے پرائم منسٹر کا اپنا ہی ایک اوپینین ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حسینہ واجد کو کس چیز کی سزا ملی ہے, صرف اسی چیز کی سزا ملی ہے کہ اس نے عوام کا مینڈیٹ چوری کی ہے, عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے, وہ دیکھ لیں جب 1971 سے پاکستان کے ساتھ ان کی علیحدگی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تب سے ہی وہی لوگ حکومت کر رہے ہیں جنہوں نے وہ بنگلہ دیش کا ساتھ دیا تھا. وہی لوگ اداروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہی لوگ افسر بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہی لوگ ملک چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور وہ جس طرح اور ان کے زیادہ جو تعلق وہ دیکھ لیں کہ ہندوستانی لوگ وہاں پہ بڑی ان کی خیر تھی صورتحال. ٹھیک ہے جی, بڑے بڑے عہدوں پہ ہندوستان نے سنبھالا ہوا تھا بنگلہ دیش کو. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر حسینہ واجد عوام کو سمجھتی, عوام کے مینڈیٹ کو سمجھتی, کہ عوام کے حقوق کی بات کرتی, اور جو یہ کوٹا نکلتا تھا جاب وغیرہ کا, ٹھیک ہے جی, وہ جنہوں نے بنگلہ دیش بنایا ان کو دینے کی بجائے, ٹھیک ہے, بنگلہ دیش بنے کو دیکھو جی سال ہو گئے, ایک ان کی جو نسل تھی پوری ختم ہو گئی, دوسری نسل آئی ہے. تو چاہیے تھا نا کہ ان کو کہ اب وہ وقت جو ہے نا وہ جو چلتے آ رہے تھے وہ اس سسٹم کو چینج کر دیں. بنگلہ دیش کو حسینہ واجد کو چاہیے تھا کہ وہ سسٹم چینج کرتی, کیونکہ اب عوام پڑھی لکھی ہے, ان کے ملک میں لوگ بڑا ٹیلنٹ ہے, وہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ آگے آئیں. مگر حسینہ واجد نے سوچا نہیں جی,
जिन्होंने बांग्लादेश बनाने में मदद की है, हमने उनको ही सारा कोटा देना है। पहले उनकी भर्तियां करनी है, उनके बाद जो बचती हैं सीटें उस पर पूरी आवाम को हम देंगे। ठीक है जी, इस तरह की सूरत हाल थी तो आवाम ने ये नहीं बर्दाश्त किया। आवाम ने कहा था चेंज करो, इस चीज़ को चेंज करो। ये जो सूरत हाल आपने बनाई हुई ना एक ही कि इस चीज़ को चेंज करो, मगर इन्होंने नहीं किया। तो आप देखें आवाम का कितना रिएक्शन आया, आवाम ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, पूरा मुल्क बंद हुआ। ठीक है जी, पूरा मुल्क बंद होने के बाद देख ले फोर्स भी आमने सामने हो गई आवाम के। ठीक है जी, गोलियां भी चली हैं, कितने स्टूडेंट भी शहीद हुए, मारे गए हैं। ठीक है जी, फिर भी क्या हुआ जी, झुकना पड़ा फौज को, क्योंकि इसका कोई हल नहीं था। मारी जाने थे, उन्होंने मरी जाना था, इसका कोई हल नहीं था। फिर क्या हुआ, आखिर झुकना पड़ा फौज को। सारा कुछ मद्देनज़र रखते हुए फौज ने हसीना भाई को टाइम दे दिया जी 45 मिनट का। क्या आपके पास 45 मिनट है? हसीना वाजिद को समझ नहीं लगी कि मेरे साथ हो क्या गया है। इतने दिनों से तकरीर कर रही थी, तब अगर कंट्रोल कर लेती है ना, तब कह देती कि ठीक है जी, आप जैसे आवाम कहेगी वैसे ही हम करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी थी। मगर हसीना वाजिद साहब अपनी कहती के बाद जो मैंने कह दिया वही होगा। ठीक है जी, मगर फिर फौज ने हसीना भाई को जब टाइम दिया, हसीना भाई के हवास उड़ गए। ठीक है जी, वो समझ ना सकी मेरे साथ हो क्या गया। उसको इतना मौका नहीं मिला कि वो आवाम को आखिरी स्पीच करके बता दे कि जी इस तरह हुआ था, ऐसा हुआ था, इसने किया। जो मुलव्वस थे उसमें हसीना वाजिद ने कोई पैगाम नहीं दिया। हसीना वाजिद फ़ौज के हवाई हेलीकॉप्टर में बैठी और सीधी चल गई हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान ने कितने दिनों के लिए पनाह देनी है या कितने दिन रखना है हसीना वाजिद को, ये तो वक्त बताएगा। हालांकि हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा मुदाखलत की है इधर बांग्लादेश में। हसीना वाजिद को हिंदुस्तान वाले मोदी सरकार या गवर्नमेंट जो कहती थी हसीना वाजिद वही करती थी, क्योंकि मोदी सरकार ने सपोर्ट भी बड़ा किया था इसको, बांग्लादेश को, हर लिहाज से सपोर्ट किया था बांग्लादेश को। ठीक है, मगर देख ले अवाम को ये चीज़ें मंजूर नहीं थी। तो अब देखते हैं कि हसीना वाजिद कितने दिन रहती है और इसका अगला टारगेट क्या है कि किस मुल्क में जाती है। क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान भी इसको नहीं रखेगा, सऊदी अरेबिया भी इसको नहीं रखेगा। ठीक है जी, और अफ़गानिस्तान ने भी इसको नहीं रखना, और हो सकता है कि हिंदुस्तान भी इसको ना रखे। हिंदुस्तान भी कहे कि चलो जी अपना ठिकाना ढूंढो। ठीक है जी, और बाकी रह गई जो कश्मीर की बात है। कश्मीर की बात ये है कि अब वो हालात, वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, हमें भी चेंज होना पड़ेगा, हिंदुस्तान को भी चेंज होना पड़ेगा। क्योंकि कश्मीरी ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं जी, हम अपने कारोबार कर रहे हैं जी, अब हमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की, हमें हर तरह की सहूलियत मिल गई हैं। ठीक है जी, और अब भी हम बैठ के मीडिया पे सिर्फ कश्मीर की बातें करेंगे तो इस तरह खित्ते का अमन ख़राब होगा। ठीक है जी, कश्मीर को पहले देखें जी, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिसके लिए लड़ रहे हैं कश्मीर के लिए, पहले उनका तो ओपिनियन ले लें, कश्मीरियों से तो पूछ लें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है या हिंदुस्तान के साथ रहना है। हमने उनसे पूछना नहीं है और बस अपनी तरफ से हमने लड़ाई करी जानी है, तो फिर ये अच्छा नहीं होगा ना। ठीक है जी, अब आप देख लें कि कश्मीर में पुरअमन हर तरह की, देख लें जिस तरह कर्फ्यू लगाया गया था कश्मीर में, हिंदुस्तान ने वो कर्फ्यू भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, जिस तरह पहले जुल्म हो रहा था कश्मीरियों में, वो कश्मीरी खुद कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मामला नहीं है। अब हमें बहुत सपोर्ट किया जाता है हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये बात है ना कि अब हालात चेंज हो रहे हैं। अब तो सिर्फ लड़ाई के लिए ना एक बहाना चाहिए। ठीक है, अब देख लें न्यूक्लियर पावर रखता है पाकिस्तान भी, न्यूक्लियर पावर हिंदुस्तान भी रखता है। ठीक है जी, और अगर ये जंग लगी कश्मीर के नाम पे, तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी आर्मी रखता है, ताकतवर आर्मी रखता है, हिंदुस्तान भी बड़ी आर्मी रखता है, और वो अपनी आर्मी को मजबूत बनाने के लिए बहुत कुछ उसने हिंदुस्तान ने किया है। हिंदुस्तान का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। ठीक है जी, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें चाहिए ना कि हम अब जिसकी खातर हम लड़ रहे हैं, कश्मीर की खातर हम लड़ रहे हैं ना, कश्मीर से पहले पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं, कश्मीरी क्या चाहते हैं। ठीक है, कश्मीरी में देखें, हम कारोबार कर रहे हैं ना, हमारी ये शॉप है
मेरी शॉप है, मैं कारोबार कर रहा हूँ, जो मुझे सस्ता सौदा देगा मैं उसी के पास जाऊँगा। और जितना पैसा 20 अरब डॉलर के करीब पैसा हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर में लगाया है, ठीक है, अब वो वहाँ पे अपने लोग भी 50 लाख के करीब वो अपने लोगों को शिफ्ट कर रहा है हिंदुस्तान कश्मीर में, ठीक है। उसने तो पूरी तरह कब्ज़ा कर लिया कश्मीर पे हिंदुस्तान ने। अब हम नहीं कह सकते, अब हम अगर उसका कब्ज़ा छुड़वाना है ना तो हमें जंग करना होगी, और जंग करेंगे तो हालात ख़तरनाक निकलेंगे, हालात ख़तरनाक निकलेंगे। ये फिर बातें कहीं से कहीं निकल जाएंगी, ठीक है। बेहतर यही है कि ये मामला को टेबल पे बैठ के हम सुलझाएं, प्यार मोहब्बत से इस चीज़ का हल निकालें, और सबसे पहले कश्मीरियों से पूछ लें कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, ठीक है जी। बाकी ये है कि अब हमारे पास आज़ाद कश्मीर है ना, हम यहाँ पे पाकिस्तानी लोग भी शिफ्ट कर सकते हैं, हम अपनी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान कर रहा है अपने मुल्क में। तो यही सूरत हाल है कि जिसके पास जो है वो उसी का है, कोई नहीं देगा एक दूसरे को चीज़। तो यही बात है कि प्यार मोहब्बत से ये सूरत हाल को निपटाना चाहिए। बाकी मीडिया पे भी कुछ नेगेटिविटी कम फैलानी चाहिए, मनफी बातें, गलत बातें ना मीडिया पे बैठ के भी कम होनी चाहिए। हमेशा अच्छी बात, अच्छा दिखाना चाहिए लोगों को, ताकि नफरत ना फैले। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।